नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, हम एडिटोरिया का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें हम लोग पूरे 5000 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से आपका 2 एपिसोड पहले हो चुका है। यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके हर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर एसएससी जीडी की बात की जाए, यूपी पुलिस की बात की जाए, आरओ एआरओ की बात की जाए, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे लेक्चर की। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इसमें से जो है देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। सहायक संधि में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी आपकी देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट में रखना ये होता है, था। देशी रियासतों की विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी बात कही गई थी। और कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी बिल्कुल सही चीज है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो इसका सही जवाब बनता है आपका भरत मिहिर प्रेस एक्ट पर। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा आपका, भरत मिहिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इंडिपेंडेंस की बात की जाती है तो इसका प्रकाशक संपादक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू जी थे आपके। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बाल हत्या थी जो आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी आपकी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल की बार बार बात की जाती है, तो यह षड्यंत्र जो था आपका मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से आपका संबंधित है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं। दिया गया है आपका, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था आपका नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा आपका, नागपुर अधिवेशन। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाती है यहाँ पर, यह एक बंद तंत्र नहीं होता क्योंकि यह खुली तंत्र है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र होता है। बाकी इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। और यह एक कार्यशील इकाई होती है, बिल्कुल ये सही चीजें हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो इसमें चारों में कौन सा एक जैविक हॉटस्पॉट है? तो सही जवाब बनता है आपका पश्चिमी घाट जो है एक जैविक हॉटस्पॉट है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है आपका, पश्चिमी घाट, क्योंकि यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है। आगे देखते हैं। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो यहाँ पर आपका जल चक्र में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा 9वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी यानी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो यह दी थी आपके वैशाली में। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस पे इंपॉर्टेंट लिखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आईएमपी क्वेश्चन है ये। 10वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा वैशाली में। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया आपका, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में। तापांतर की बात की जाए यानी गर्मियों में तापमान अधिक बढ़ जाता है, यानी दिन में तापमान अधिक बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और रात में तापमान अधिक ठंडा हो जाता है, इससे तापांतर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यह किस पे? मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, क्योंकि दिन में बालू ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और ठंडी पानी पर बालू बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। आगे देखते हैं। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, तो उपसौर बेसिकली पूछा गया उपसौर किसे कहते हैं? एक कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो सही जवाब बनता है इस दिन पृथ्वी सूर्य से दूरी सबसे न्यूनतम होती है। जहाँ सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे न्यूनतम होती है उसे उपसौर्य बोलते हैं, और पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिकतम होती है उसे अपसौर्य बोलते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब बनता है 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा आपका, सूर्य से दूरी न्यूनतम होती है। आगे देखते हैं कौन सी भूकंपी तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। तो आपको पता है भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन होती हैं। तो सही जवाब बनता है आपका 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जल तरंगे जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैगीनाट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच नहीं है, मैगीनाट रेखा। बाकी रेड क्लिफ आपको पता है भारत चीन के बीच है, डुरंड भारत और पाकिस्तान के बीच है, और हिंडनबर्ग की बात की जाए यह फ्रांस और बेल्जियम के बीच है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। सबसे ऊंची की बात नहीं की जा रही है, सबसे लंबे की बात की जा रही है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, एंडीज पर्वतमाला है जो वह सबसे लंबी है। और सबसे ऊंची की बात की जाए आपको पता है हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो यह किया गया था आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा आपका केंद्रीय बजट को राज्यों से अलग किया गया, यानी दोनों का अलग अलग बजट पेश होने लगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है। तो यह हुआ था आपका कैबिनेट मिशन के योजना के आधार पर आपका संविधान सभा का गठन हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको हंटर कमीशन आपको पता है, हंटर कमीशन 2 है। एक हंटर कमीशन आपके शिक्षा सुधार के लिए बना था, एक हंटर कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बना था। आगे देखते हैं अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा आपका 24 अगस्त 1946 को की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। आपका 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन की 2 कथन दिया गया है, इसमें से पूछा है कौन सा सही है। तो सही जवाब बनता है आपका पहला दिया गया आपका, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद की संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये तो सही है, एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य का कर्ता धर्ता आपका राष्ट्रपति हो जाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहेगा। एकदम ये भी सही है। तो इसका सही जवाब बनता है 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। दोनों के स्टेटमेंट आपके सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूरा होता है। अब हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। दिया गया क्वेश्चन आपको, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो अनुच्छेद 54 की बात की जाती है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान आपका अनुच्छेद 54 में दिया गया आपके। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत कथन है। थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए 4 कथन दिए गए, इसमें से कौन सा गलत है तो पूछा गया है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य के संसदीय निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संसदीय निधि से दिया जाता है। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, बाकी के तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया आपका वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही जवाब बनता है, आपके 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन को हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। दिया गया आपका वित्त आयोग के में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। सही है एकदम, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आधार के तय होता है। नहीं, इसका कार्यकाल जो होता है वह राष्ट्रपति के आधार पर नहीं, संसद में इसका वर्णन है ना, तो ये आपका एक संसद के द्वारा तय इसका होता है, राष्ट्रपति इस पर नियंत्रण नहीं रहता। आगे देखते हैं इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ये सही है। तो स्टेटमेंट आपका पहला और तीसरा दोनों सही है, यानी दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है गलत है, पहला और तीसरा आपका सही है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो इसका सही जवाब बनता है 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बनता है आपका। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा। वैधानिक तरलता अनुपात होता है, सही चीजें है। नगद आरक्षित अनुपात होता है, ये भी सही है। खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं, तो ये तीनों आपके सही है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात की जाती है तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा आपका, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सम्मति या फारबियम अधिनियम से संबंधित है? तो इसका सही जवाब बनता है 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही बनता है। एन.के. सिंह समिति है जो इससे संबंधित, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, एन.के. सिंह समिति। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो यह करता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आगे देखते हैं, सीताध्यक्ष का संबंध था। तो सीताध्यक्ष की बात की जाती है तो इसका संबंध जो है भूमि कर विभाग से है। आपको पता है जोत को सीता बोलते हैं, तो उससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं, भूमि कर विभाग से संबंधित है सीता। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है आपका कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का वर्णन किसने किया है पूछा जा रहा है। तो सही जवाब इसका बनता है राजतरंगड़ी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। राजतरंगड़ी कल्हड़ द्वारा जो रचित है, इसमें आपका कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिजदा व पोबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो सिजदा और पोबोस प्रथा जो है वह बलबन के द्वारा चलाया गया था, यानी झुककर प्रणाम करना और राजा के कदमों को चूमना सिजदा और पोबोस कहलाते हैं। तो इसका प्रथा आपका बलबन ने चलाया था। आगे देखते हैं, उतबी कौन था? तो उतबी की बात की जाए तो यह एक इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर सी है, जो शेर शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं आपका सिकंदरा में है। दिल्ली में नहीं आपका शेर शाह का मकबरा सिकंदरा में है, तो यहाँ दिल्ली दिया गया। बाकी शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, पहला कथन सत्य है। दूसरा आपका दिया गया शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी आपका सही है। और तीसरा दिया गया आपका शेर शाह द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदर एक गज का प्रयोग किया है, गज सिकंदरी की बात की जाती है। तो इसका भी शुरुआत आपके शेर शाह सूरी ने की। आगे देखते हैं, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमूल्यमात लिखी गई है? तो यह लिखी गई है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा संशोधन है, देखिए हमें गलती से निकल गया है। ये शेर शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं, बिहार के सासाराम में है। सासाराम बिहार में है, इससे पहले मैंने कुछ और बोल दिया है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। सासाराम बिहार में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? 33 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाता है आपका, बहलोल लोदी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक केंद्रक में पाए जाने वाला पदार्थ जो है प्रोटीन है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है, प्रोटीन। 34 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में आपका ग्रेना में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है आपका, ग्रेना।
अगला क्वेश्चन आपका हेलोफाइट्स होता है, तो हेलोफाइट्स की बात की जाती है तो यह एक वे पौधे होते हैं जो लवड़ों वाली मिट्टी में उगते हैं, यानी नमकीन जो मिट्टी होती है, लवड़ युक्त मिट्टी होती है, उसमें आपका उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, तो एड्स के लिए किया जाने वाला टेस्ट जो है, इसमें आपका पीसीआर भी किया जाता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा पीसीआर भी किया जाता है, CD4 भी किया जाता है और एलिसा टेस्ट भी किया जाता है। कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट बार बार ऑप्शन में रहता है, लेकिन इसमें पीसीआर भी किया जाता है, CD भी किया जाता है और एलिसा टेस्ट भी किया जाता है। इसमें से जो जीपा टेस्ट है यह नहीं किया जाता, बाकी तीनों किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग में रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो एंटीबॉडी की बात की जाती है तो ये आपका AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। आपको पता है AB जो होता है सर्वग्राही रक्त होता है, और यहीं सर्वदाता की बात की जाए तो आपका O होता है। 38 नंबर क्वेश्चन पूरा होता है। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया क्वेश्चन आपका ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है, तो इसमें जो होता है आपका पीलिया नहीं होता है। आपका DPT में आपका डिप्थीरिया होता है, टिटनेस होता है, पार्टुसिस होता है, लेकिन पीलिया नहीं होता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं पूछा गया है, तो इसके आवेश जो हैं आपके 2 प्रोटॉनों के बराबर होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। प्रतिरोधकता इनकी क्या होती है, बढ़ती है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी, पोलिनियम का समस्थानिक सबसे अधिक होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हम हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो इससे पानी मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पानी मिलता है। आगे देखते हैं, ग्रेफीन होता है, क्वेश्चन पूछा गया ग्रेफीन क्या होता, तो ग्रेफीन की बात की जाती है तो यह एक आपका कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपका कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदान दिवस की बात की जाती है तो यह मनाया जाता है आपका 14 जून को। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है आपका 14 जून। अगला क्वेश्चन देखना है आपका, सही सुमेलित करना है। 47 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब बनता है आपका, देखिए कौन सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है, 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की बात की जाती है तो ये आपका गांधीनगर में है, पहले से पहला मिल जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये कहाँ है आपका, ये आपका पणजी में है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की बात की जाती है तो ये आपका मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये आपके नई दिल्ली में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहले का पहला से, दूसरे का चौथा से, तीसरे का दूसरा से और चौथे का तीसरे से मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, तो पंचरात्र की बात की जाती है तो इसका संबंध जो है आपका वैष्णव धर्म से है। आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वैष्णव धर्म में। ज़्यादातर लोग जैन और बौद्ध को पढ़ लेते, शैव वैष्णव को कम देखते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन शैव और वैष्णव से भी पूछे जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका,
एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो कौन थे? तो इसका सही जवाब बनता आपका वेंकट रमण रामकृष्णन थे आपको, जिनको रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वे किस राज्य की रहने वाली हैं? तो यह है आपकी बिहार की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका बिहार। तो यहाँ से 50 क्वेश्चन सेट के पूरे होते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्मरणीय तथ्य जो दिए गए हैं, ये आपके सबसे अच्छा, इस सेट का सबसे अच्छा पोर्शन यही है, यानी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाते हैं। यहाँ से ऋग्वेद को हम पहले कवर कर लेते हैं। दिया गया है आपका ऋग्वेद के बारे में जो भी कथन दिए गए हैं इसे देख लेते हैं। यह पहला नंबर दिया गया, यह सबसे प्राचीन वेद है, पहला यहीं हो जाता है। इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता है। ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? दूसरा देखिएगा, ऋचाएं जो पढ़ते हैं इसे होत्र कहा जाता है। देखिए होत्र कहा जाता है। अगला है आपका, इसमें वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यहाँ से तीसरे मंडल में। आगे देखते हैं, इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, यानी 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। आगे देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की वर्णन मिलता है, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो 4 वर्ण हैं, इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, दिया गया है आपका, इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की है। तो इंद्र के लिए कितना है? ज़्यादातर इंद्र का ही पूछा जाता है। इंद्र का पूछा जाता है, नदी के बारे में गंगा नदी का पूछा जाता है, कितनी बार उल्लेख है, ऐसे पूछा जाता है। तो इंद्र का उल्लेख सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद में इंद्र ही थे, उनके बारे में 250 बार उल्लेख मिलता है। और अग्नि के बारे में आपका 200 बार उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में मिलता है, यानी गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ था? आपका ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का उल्लेख हुआ था। आगे देखते हैं, इस वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग, यानी जो न मारे जाने वाले पूजनीय, इसके लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ। इसके लिए गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ से हम लोग ऋग्वेद कवर कर चुके। इसके बाद आते हैं यजुर्वेद को देख लेते हैं। दिया गया आपका, यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। तो यजुर्वेद के जो ऋचाएं पढ़ते थे, यानी मंत्रों का उल्लेख जो करते थे, उन्हें अध्वर्यु कहा जाता था। अगला पॉइंट है, यज्ञों के नियम विधि विधानों का संकल्प मिलता है। तो किस प्रकार से यज्ञ किया जाए, कौन कौन से विधान होंगे, इसका उल्लेख किसमें मिला है? आपका यजुर्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। अगला देखते हैं, इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। तो बलिदान का उल्लेख किसमें मिलता है? आपका यजुर्वेद में मिलता है। अगला है आपका, यह गद्य और पद्य में दोनों में, यानी आपका गद्य में वर्णन है और पद्य में भी आपका एक यजुर्वेद है जो दोनों रूपों में है। अब आते हैं सामवेद पर। सबसे अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया, इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्गात्र कहा जाता है, या उद्गाता भी बोलते हैं इसे। सामवेद को जो पढ़ते थे उद्गाता भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ से इसे लगा देंगे। और दिया है, इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को बोलते हैं? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। दोनों कवर हो गए। अब चौथे वेद पे आ जाते हैं, अथर्ववेद। इसे देख लेते हैं। दिया गया है, अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। तो औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आपका अथर्ववेद में औषधि शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। माफ कीजिएगा, औषधि शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आगे देखते हैं, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। आगे देखते हैं, वेदों से संबंधित प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। वेदों की संख्या आपकी कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या आपका 4 है, यहाँ से हो जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है, और पुराणों की संख्या 18 है, और उपनिषदों की संख्या आपका 108 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे एग्जामों में बार बार ये पूछे जाते हैं। यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट 3 और उसके साथ जो भी MCQ दिए गए थे पूरा होते हैं। यहाँ से आंसर की भी आप लोग मिला सकते हैं वीडियो को पॉज करके एक बार। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।